चलो दोस्तों शुरू करते हैं वफादार घोड़ा। ये पढ़ने से पहले इसके 2 पार्ट सोने का मटका और सर्पलोक की देवी ज़रूर पढ़े दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगी, अच्छी लगेगी। ये इसके साथ आई हुई कॉमिक्सों का सेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये पिछले 2 भागों की कहानी भी है इसमें, पॉज करके पढ़ सकते हैं आप इसे भी, लेकिन वो कॉमिक्स पढ़े तभी आपको अच्छी लगेगी, इसलिए इसके पहले भाग ज़रूर पहले सुने। चलो आगे शुरू करते हैं। मैं तुम्हें वह जादुई मटका सैस देने के लिए तैयार हूँ बेटी, लेकिन बेटी क्या मैं जान सकता हूँ कि उस मटके की तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है और उसके बारे में तुम्हें पता कैसे चला, क्योंकि सिवाय हमारे देशवासियों को के उसके बारे में और कोई नहीं जानता। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देता हूँ महाराज, कहकर गोपाल ने राजा को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर राजा संतुष्ट हो गया। बेटा तुम इतने बहादुर और नेकदिल हो गए, यह मैं नहीं जानता था। ठहरो, मैं वह मटका अभी मंगवाता हूँ। राजा ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, आप सर्व इच्छा पूर्ण करने वाला हमारा खानदानी मटका लाकर इन्हें दे दीजिए। अब उसकी हमसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है। जो आज्ञा महाराज। कुछ ही देर बाद, एक बात ध्यान रखना बेटा, आज से इस मटके का ढक्कन केवल तुम ही खोल सकते हो, या फिर वह जिसे तुम सब अपने हाथ से यह मटका दोगे। जी ध्यान रखूंगा। अच्छा महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय अपने देश की ओर रवाना हो जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा, इस पर तुम्हारी हमेशा मदद करे। अच्छा सखी, मुझे भी आज्ञा दो, प्रभु ने चाहा तो शीघ्र ही मिलेंगे। तुमसे बिछुड़ने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखते हुए मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती। जाओ सखी, ईश्वर तुम्हारा सुहाग हमेशा बनाए रखे। उनसे विदा लेकर गोपाल और शिवाली एक बार फिर अपने प्यारे घोड़े शेरा पर सवार हुए और अपने देश सिंह द्वीप की ओर चल पड़े। कई दिनों तक लगातार सफर करने के बाद एक दिन, अरे वे तो मेरे भाई प्रतीत होते हैं, चलकर उनसे मिलना चाहिए। जरूर स्वामी, यदि वे आपके भाई हैं तो आपको उनसे अवश्य मिलना चाहिए, हो सकता है उन्हें मदद की आवश्यकता हो। वे घुड़सवार वास्तव में गोपाल के चचेरे भाई थे। अचानक उनकी भी दृष्टि दूर से आते गोपाल पर पड़ी। रमेश भैया, वह देखो कोई आ रहा है, उसके साथ एक औरत भी है। अरे कौन हो सकता है वह? हाँ तो हमारी ओर ही रहा है। अरे वह तो गोपाल प्रतीत होता है। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ में वह औरत कौन है और वह कहाँ से आ रहा है? निकट आने दो, तभी सब कुछ पूछेंगे। हाँ, रमेश, दिनेश, सुरेश भैया। वाह, तो यह तुम हो गोपाल। अरे इस कमकत का भैंगापन और लंगड़ी टांग कैसे ठीक हो गई? गोपाल बारी बारी से अपने सभी चचेरे भाइयों से गले मिला। फिर शिवाली से अपने भाइयों का परिचय कराते हुए बोला, शिवाली, ये है मेरे चचेरे भाई दिनेश, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। और भाइयों, यह है मेरी पत्नी शिवाली, सर्पलोक की राजकुमारी। अरे वाह गोपाल भैया, तुमने शादी भी कर ली और तुम्हारी भैंगी आंखें व लंगड़ी टांग भी ठीक हो गई। आखिर यह सब चमत्कार हुआ कैसे? यह सब अचानक और शौक से हुआ है भाइयों, और मेरे प्यारे घोड़े की कृपा से हुआ है। फिर गोपाल ने उन्हें अपने लंगड़े व भैंगेपन के ठीक होने व शादी के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी, अरे भाइयों, चलो उस चट्टान की छाव में चलकर बैठते हैं, बाकी बातें वहीं होगी। ठीक है। उस चट्टान की छाया के नीचे पहुंचकर सब ने अपनी अपनी सोने की पोटलियां खोली और खाना खाने के साथ साथ बातें भी करने लगे। अपनी अपनी खाने की पोटलियां खोली और खाना खाने के साथ साथ बातें भी करने लगे। भाई गोपाल, हमने तो सोने के चमत्कारी मटके को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन हासिल करना तो दूर, हम नील घाटी तक भी नहीं पहुंच पाए। अब घर वापस लौट रहे थे कि तुम मिल गए। अब तुम बताओ कि तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो और मटका तुम्हारे हाथ लगा या नहीं? वह चमत्कारी सोने का मटका मुझे मिल गया है भैया, और इस समय मैं सीधे नील घाटी से ही चला आ रहा हूँ। क्या?
कहाँ हुआ मटका, जरा मैं भी दिखाओ गोपाल भाई। पहले खाना तो खा लो भैया, फिर दिखा दूंगा। सफलता इस गंफत के हाथ लग गई। यदि यह मटका लेकर महाराज के पास पहुंच गया तो इसकी तो चांदी हो जाएगी, लेकिन जबकि हमारी खिल्ली उड़ेगी और हमारे साथ साथ हमारे माता पिता को भी इनके सामने हमेशा नीचा देखना पड़ेगा। नहीं, मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गोपाल के चचेरे भाइयों ने झटपट खाना समाप्त किया, क्योंकि मटके को देखने के लिए वे बेहद उतावले हो उठे थे। गोपाल भैया, आप जल्दी से हमें वह मटका दिखाओ, हम उस अजूबे को देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। अभी दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। यह देखो, यह रहा वह चमत्कारी मटका। वाह! लेकिन गोपाल भाई, इस बात का क्या प्रमाण कि यह वही चमत्कारी मटका है जिसे महाराज ने तोतों के देश से लाने के लिए ऐलान करवाया था। हाथ कंगन को आरसी क्या, किसी भी वस्तु की कल्पना करके इसके भीतर हाथ डालो, प्रमाण अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसकी परीक्षा करके देखता हूँ। गोपाल ने मटके से ढक्कन हटा दिया और रमेश ने मटके में हाथ डालकर मन ही मन कल्पना की, मुझे सोने का एक सेब चाहिए। और जब उसने मटके से हाथ बाहर निकाला, अरे सोने का सेब! आहा, यह तो वास्तव में चमत्कारी मटका निकला। बिल्कुल, अब इसके असली होने में कोई संदेह नहीं रह गया। इसके असली होने का तो तुम्हें प्रमाण मिल ही गया है। मेरे विचार से अब हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए। रात होने से पहले जितना सफ़र तय कर ले उतना ही अच्छा होगा। तुम ठीक कहते हो गोपाल भैया। चलो भाइयों, अपने अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ। गोपाल भाई के साथ बाकी का सफ़र बड़े मज़े से कटेगा, क्योंकि चमत्कारी मटके के रहते में खाने पीने अथवा किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होगा। शीघ्र ही वे पुनः अपने देश की ओर बढ़ चले, लेकिन गोपाल के पांचों चचेरे भाई मन ही मन गोपाल से मटका हथियाने की चालें सोच रहे थे। सफ़र करते करते जब काफ़ी रात हो गई, भाइयों रात काफ़ी हो चुकी है। मेरे विचार से अब हमें बजाय आगे बढ़ने के रात काटने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए। सुबह फिर सफ़र आरंभ करेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो गोपाल भाई, हम सब थक भी बहुत गए हैं। हमारे साथ साथ घोड़ों को भी आराम चाहिए। और एक सुरक्षित स्थान देखकर उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। सब अपने अपने घोड़े पेड़ों से बांध दो और अलाव जलाने का प्रबंध करो, ताकि रात में कोई जंगली जानवर हमारे निकट न आ सके। गोपाल भैया, अपने हाथ का भोजन और फल आदि खाते खाते तो हम ऊब गए हैं। क्यों न आज हम मटके से अपना मनपसंद भोजन प्राप्त करके खाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तुम लोग क्या क्या खाना पसंद करोगे। भाई, मुझे तो भुना हुआ जंगली मुर्ग बहुत पसंद है, और मुझे रोटियों के साथ 10 तरह की सब्जी और 10 तरह की मिठाइयाँ। मुझे अंडे, मछली, भुना मुर्गा व तंदूर की रोटियाँ। इस तरह सभी ने एक एक करके अपनी पसंद का खाना बता दिया। गोपाल ने चमत्कारी मटका लाकर उसका ढक्कन हटाया, फिर उसमें से सबका मनपसंद खाना निकालने के साथ साथ अपना और शिवाली का भी मनपसंद खाना निकालने लगा। शिवाली और गोपाल का ध्यान मटके से खाना निकालने में है। यही मौका है इन दोनों के खाने में जहर मिलाने का। बड़े भाई रमेश ने मौका देखकर अपनी जेब से जहर की पुड़िया निकाली और गोपाल व शिवाली की नज़रें बचाकर उनके खाने में जहर मिला दिया। मटके का ढक्कन बंद करने के बाद गोपाल और शिवाली भी सबके साथ खाने में जुट गए, लेकिन खाते ही गोपाल और शिवाली का सिर घूमने लगा। क्या हुआ गोपाल भैया? आह, पता नहीं क्यों मेरा सिर बुरी तरह घूम रहा है। मेरा भी। अगले पल गोपाल और शिवाली बेसुध होकर जमीन पर लुढ़क गए। अरे क्या हुआ इन्हें? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने इन्हें जहर देकर परलोक भेज दिया है। अब यह चमत्कारी मटका सिर्फ हमारा है। क्या सच? आहा। रमेश की योजना जानकर सभी भाई बड़े खुश हुए तथा पेट भरकर भोजन किया। अब क्या विचार है रमेश भैया? क्या हम इसी समय मटका लेकर निकल चले? नहीं, रात में हम भटक भी सकते हैं, फिर रात में सफ़र करना खतरे से खाली भी नहीं होगा। हम सुबह ही यहाँ से रवाना होंगे। ये दोनों तो मर ही चुके हैं,
अतः हमें इनसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। उसके बाद उनमें से एक भाई पहरा देने लगा और बाकी निश्चिंत होकर सो गए। खर बारी बारी से उन भाइयों ने भी पहरा दिया। सुबह होते हुए सब चमत्कारी मटके के साथ अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और अपने देश की ओर चल पड़े। एक आध दिन में उन दोनों की लाशों का भी किसी को पता नहीं चलेगा। लाशों को जंगली जानवर व पक्षी खा जाएंगे। इसके साथ ही कोई यह भी नहीं जान पाएगा कि चमत्कारी मटका कहाँ और किसके पास है। क्या मतलब बड़े भैया, क्या तुम यह मटका महाराज के हवाले नहीं करोगे? क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम? भला इससे कीमती वस्तु कोई दूसरी हो सकती है। महाराज चाहे हमें महत्वपूर्ण पद दे या धन, लेकिन वह सब मिलाकर भी चमत्कारी मटके की बराबरी नहीं कर सकता। मटके से तो हम जीवन भर मनपसंद चीज हासिल कर सकते हैं, जितना चाहे धन भी हासिल कर सकते हैं, वह भी बिना कोई परिश्रम किए। तुम ठीक कह रहे हो भैया, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मटका हमारे पास रहेगा तो हम भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं होंगे। आहा, फिर तो हमारी पूरी जिंदगी ऐसो आराम से गुजरेगी। वाह, कितना आनंद रहेगा तब। और वे प्रसन्नता से गीत गाते हुए आगे बढ़ चले। इधर गोपाल के चचेरे भाइयों के वहां से जाने के कुछ देर बाद ही शिवाली की आंखें खुल गई। वास्तव में वह पैर में जीवनदानी सुई चुभी होने के कारण मरी नहीं थी, बल्कि जहर के असर से गहरी नींद में सो गई थी। वो दिन निकल आया, पता नहीं मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आ गई थी। तभी शिवाली का ध्यान रात के पड़े भोजन की ओर गया। अरे, केवल 2 पत्तों पर खाना पड़ा है, तो क्या रात हमने खाना नहीं खाया था? और 5 देवर कहाँ चले गए? यहाँ तो सिर्फ हमारा घोड़ा बंधा है। स्वामी स्वामी उठिए, देखिए यहाँ आपके और मेरे सिवाय और कोई नहीं है। अगर है तो हमारा घोड़ा। तभी, बेकार है शिवाली, तुम्हारे पति जिंदा नहीं है। तुम्हारे देवरों ने इन्हें जहर देकर मार डाला है क्या? मैं ठीक कह रहा हूँ शिवाली, मैंने अपने कानों से उनकी बातें सुनी है। उन्होंने जहर तो तुम्हें भी दिया था, लेकिन वरदान होने के कारण तुम मरी नहीं, बल्कि गहरी नींद में सो गई थी। और वे 5 दूत सुबह सुबह चमत्कारी मटका लेकर यहाँ से चले गए। वो तो उन दुष्टों ने उस मटके को हासिल करने के लिए ही मेरे पति की हत्या की है। बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं, मैं अपने पति को अभी जिंदा किए देती हूँ, इसके बाद उन दुष्टों से समझूंगी। नहीं शिवाली, अभी अपने पति को जिंदा मत करो। उचित होगा कि इन्हें इसी अवस्था में महाराज के पास ले जाओ और उन्हें सारी बात बताकर इन्हें जिंदा करना। तब महाराज को तुम्हारी बात पर विश्वास भी हो जाएगा और वे उन दुष्टों को उनके किए की उचित सजा भी देंगे। तो ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगले पल शिवाली गोपाल की लाश के साथ घोड़े पर सवार हुई और कई दिनों तक लगातार सफर करते हुए शिवाली ने कई पर्वत और समुद्र लांघे। पूरे 10 दिन बाद वह सिंहद्वीप पहुंच पाई। अरे, वह औरत कौन है? शायद उसके साथ कोई जख्मी या मुर्दा व्यक्ति भी है। अभी मालूम हो जाएगा, पास आने दो। तुम कौन हो स्त्री? और यह मुर्दा सा दिखाई देने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ कौन है? क्या चाहती हो तुम? ठहरो, नीचे उतरने दो, फिर सब कुछ बताती हूँ। यह मेरे पति हैं, इन्हें इनके चचेरे भाइयों ने जहर देकर मार डाला है, इसलिए मैं फरियाद लेकर महाराज के पास आई हूँ। लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हारे देवरों ने क्यों मार डाला है और वे कहाँ हैं? वह सब मैं महाराज को ही बताऊंगी। कृपया आप मुझे उनके पास ले चलिए और मेरे पति के शव को उठाने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। राम सिंह, कृपाल सिंह, तुम दोनों शव को उठाओ। बहुत अच्छा। पहरेदार सैनिक गोपाल का शव उठाकर शिवाली के साथ राज दरबार में पहुंचे। सैनिकों, यह सब क्या तमाशा है? कौन है यह व्यक्ति जिसका तुम शव उठाकर लाए हो? महाराज, यह मृत व्यक्ति इस औरत का पति है। इसे इसके चचेरे भाइयों ने जहर देकर मार डाला है। ओह, क्यों स्त्री? क्या हमारे सैनिक ठीक कह रहे हैं? हाँ महाराज, मेरे पति वही व्यक्ति हैं जिन्हें आपने नील घाटी से चमत्कारी मटका लाने भेजा था। मेरे पति वह मटका प्राप्त करने में सफल भी हो गए थे, लेकिन वापस लौटते समय मार्ग में उनके चचेरे भाइयों ने षड्यंत्र रचकर हमें जहर दे दिया और मटका लेकर भाग गए। कहकर शिवाली ने सारी बात बता दी। हम कुछ समझे नहीं। जब जहर तुम दोनों को दिया गया था तो तुम कैसे बच गई? कहीं तुम हमें मूर्ख बना इनाम पाने की योजना बनाकर तो नहीं आई हो?
ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मुझे आप कोई साधारण या ऐसी वैसी स्त्री मत समझिए। मैं सर्पलोक की राजकुमारी शिवाली हूँ। मुझे ऐसा वरदान है कि मेरी मृत्यु एक निश्चित समय पर ही होगी, उससे पहले नहीं। इसलिए मुझ पर जहर का असर नहीं हुआ और मैं बच गई। भला बिना प्रमाण मिले मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ स्त्री? क्या इसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वास्तव में तुम्हें वह चमत्कारी मटका मिला और तुम सचमुच सर्पलोक की ऐसी देवी हो जिस पर अस्त्र शस्त्र अथवा किसी भी तरह के जहर आदि का असर नहीं हो सकता? हाँ महाराज, मेरे पास इन सब बातों का प्रमाण है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कहकर शिवाली गोपाल की लाश पर झुकी और कुछ बड़बड़ाते हुए उसके सर पर हाथ फेरने लगी। जल्दी, अरे वह तो जिंदा हो गया। हाँ, मैं कहाँ हूँ? ओ, अविश्वसनीय है किंतु सच। पूरी तरह होशोहवास में आने के बाद, अरे मुझे क्या हुआ था शिवाली, और मैं यहाँ कैसे आ गया? चमत्कारी मटका कहाँ है? अरे यह तो वही लड़का जो बहंगा और लंगड़ा था, लेकिन यह ठीक कैसे हो गया? शिवाली ने गोपाल को सारी बात बता दी। वो मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे भाई मुझसे इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्त्री की बात सच है। वास्तव में इन्हें वह मटका प्राप्त हो गया था और यह स्त्री सर्पलोक की राजकुमारी ही है। महाराज, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे वह मटका मिल गया था, लेकिन हमें तुम्हारी पत्नी से सब कुछ मालूम हो चुका है गोपाल। लेकिन तुम चिंता न करो, तुम्हारे दुष्ट भाई जहाँ भी होंगे पकड़ लिए जाएंगे और उनसे मटका हासिल कर लिया जाएगा। उन्हें उनके किए की सज़ा अवश्य मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा इनाम। लेकिन हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि तुम्हारे अंग कैसे ठीक हो गए। ऐसा सर्पलोक में जाने से हुआ है महाराज, और यह एहसान मेरे प्रिय घोड़े शेरा ने मुझ पर किया है। फिर गोपाल ने सर्पलोक पहुँचने तक की सारी बात बता दी। तो क्या सचमुच हमारा शेरा भी फिर से पहले की तरह भला चंगा हो गया है? हाँ महाराज, वह न केवल भला चंगा हो गया है, बल्कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह मनुष्यों की बोली भी बोल सकता है, पानी पर और हवा में भी दौड़ सकता है। हे भगवान, उसके यह गुण तो मैं जानता ही नहीं था। इतने नायाब घोड़े के साथ मैंने कितना बुरा सलूक किया। हमारा प्रिय घोड़ा कहाँ है गोपाल? हम उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। वह महल के बाहर द्वार पर है महाराज, और प्रहरी उसकी देखभाल कर रहे हैं। महामंत्री जी, आप तुरंत सैनिकों को गोपाल के चचेरे भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए भेजिए। तब तक हम अपने प्रिय घोड़े से मिलते हैं। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ने तुरंत सैनिकों का एक दल गोपाल के चचेरे भाइयों को गिरफ्तार करने के लिए गोपाल के गांव भेज दिया। इधर राजा गोपाल और शिवाली के साथ महल के द्वार पर पहुंचा, जहां शेरा खड़ा था। आहा मेरे प्रिय शेरा, वो लगता है राजा को गोपाल ने सब कुछ बता दिया है। कैसे हो मेरे प्यारे शेरा? सच आज तुम्हें फिर से चुस्त है दुरुस्त देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। वक्त वक्त की बात है राजन, आज तुम मुझे देखकर प्रसन्न हो रहे हो, जबकि कुछ दिन पहले तुम मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे। बस खैरियत यही रही कि तुमने मुझे बेकार समझकर मरवाया नहीं। मुझे माफ़ कर दो शेरा, मैंने तुम्हें पहचानने में भूल की और तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की। मैं भूल गया था कि बुरे वक्त पर साथ देने वाले के साथ हमेशा वफादारी निभानी चाहिए। बेकार है राजन, तुम मेरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। अब तो मेरा मालिक, मेरा दोस्त, सब कुछ गोपाल है, जिसने बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया और मुझे पहचाना। बस अब मेरी तुमसे एक ही विनती है कि तुम मुझे गोपाल से कभी जुदा मत करना। शायद इसमें ही तुम्हारा कभी भला हो जाए। और हाँ, जैसा कि तुमने ऐलान किया था कि मटका लाने वाले को तुम मुंह मांगा इनाम देने के साथ साथ कोई ओहदा भी दोगे, सो गोपाल को इसका हक दे देना। वह मटका गोपाल ने ही अपनी बहादुरी, दयालुता और दृढ़ता से हासिल किया है। इस समय वह मटका इसके दुष्ट भाइयों के कब्जे में है। उसकी तुम चिंता मत करो शेरा, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगा। सैनिक उन दुष्टों को पकड़कर लाते ही होंगे। हाँ, मुझे इस बात का दुख और पश्चाताप जीवन भर रहेगा
कि मैं तुम्हें दोबारा पा नहीं सका और तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। इस बात पर तुम्हें दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है राजन। माफ़ तो मैंने तुम्हें उसी दिन कर दिया था जब तूने मुझे मारने का आदेश न देकर अस्तबल में बीमार घोड़ों के बाड़े में रखने का आदेश दिया था। तुम्हारी इस दयालुता के कारण कम से कम मेरी जान तो बच गई थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे मरवा ही देता। तुम्हारी दया पर और भी भूत से बीमार है मुरियल घोड़े आज भी जिंदा हैं। लेकिन मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तूने मेरी आंखें खोल दी हैं शेरा। आज से उन सभी बीमार घोड़ों का भी वैसा ही ध्यान रखा जाएगा जैसे और घोड़ों का रखा जाता है। तभी एक तेज शोर सुनकर सबका ध्यान सामने से आती भीड़ की तरफ आकर्षित हो गया। लो सैनिक उन दुष्टों को पकड़ कर ले आए। क्यों गोपाल, यही है न तुम्हारे 5 चचेरे भाई? जी हाँ महाराज। हाँ, गोपाल और उसकी बीवी जिंदा हैं। ओ, अब समझा कि राजा को मटके और हमारे बारे में कैसे पता चला। कमखतों को जमीन में दफन न करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। अब शायद हम ही जान से जाएंगे। महाराज, हमने मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें दरबार में ले चलो। हम भी दरबार में चल रहे हैं। इनका फैसला वही किया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। बेटा गोपाल, तुम ही अपने भाइयों को बचा सकते हो। वे बेकसूर हैं। वे तो स्वयं महाराज को मटका देने आ रहे थे। सुनो, तुम्हें शायद असली बात का पता नहीं। वे गद्दार, षड्यंत्रकारी, झूठे और पाजी तथा लालची नहीं बल्कि हत्यारे भी हैं। फिर राजा ने वीरधर को सारी बात बता दी। सारी बात जानकर वीरधर आश्चर्यचकित हो उठा, क्योंकि उसके लड़कों ने यह बात उसे भी नहीं बताई थी। अरे नालायकों, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने वास्तव में मटका प्राप्त करने के लिए गोपाल और उसकी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की थी? क्या सचमुच मटका तुम्हें न मिलकर गोपाल को मिला था? यह सब झूठ है पिताजी। मटका हमें मिला था। गोपाल ने जरूर शोहरत हासिल करने के लिए महाराज के कान भरे हैं। सच और झूठ का फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। सैनिकों, ले चलो इन्हें दरबार में। हाँ, तो तुम पांचों का कहना कि यह जादुई मटका नील घाटी से तुम लाए हो और गोपाल व उसकी पत्नी में झूठी शोहरत, पद व धन हासिल करने के लिए अपने मरने का ढोंग रचा है और मुझे तुम्हारे विरुद्ध भड़काया है। जी हाँ महाराज, सच्चाई यही है। यह दुष्ट और जलील इंसान हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। झूठ बोलकर हमें जेल भिजवाना चाहता है। तो ठीक है, यदि तुम पांचों ही इसे नील घाटी से लेकर आए हो तो तुम में से कोई भी इस मटके का ढक्कन खोल कर दिखाओ। मारे गए। गोपाल राजा को मटके की विशेषता के बारे में पहले ही बता चुका था, इसलिए राजा ने उक्त बात कही थी। क्षमा करें महाराज, क्योंकि हम मटके को नील घाटी से चुरा कर लाए थे, इसलिए ढक्कन खोलने की विधि हमें नहीं मालूम। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो मक्कार इंसान। सच्चाई है कि इस मटके का ढक्कन वही व्यक्ति खोल सकता है जो कि इसे वास्तव में नील घाटी से लाया हो। विश्वास कीजिए महाराज, यह मटका हम ही नील घाटी से लाए हैं और हम ही इसके सच्चे उत्तराधिकारी हैं। सच्चाई अभी सबके सामने आ जाती है। लो गोपाल, अब तुम इस मटके का ढक्कन उतार कर दिखाओ। अभी लीजिए महाराज। गोपाल ने राजा से मटका लिया और वाह, अरे यह लीजिए महाराज, ढक्कन उतर गया। इसका मतलब यह हुआ कि गोपाल सच्चा है। हाय, मारे गए। अब क्या होगा? ऐसा तो सोचा भी नहीं था। अब जरूर फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। अब यह प्रमाणित हो गया है कि नील घाटी से मटका गोपाल ही लाया था और तुम लोगों ने उसे मारकर इसे हथियाने की योजना बनाई थी। तुमने न केवल गोपाल से विश्वासघात किया बल्कि मुझे भी धोखा देना चाहा था। बोलो, अब तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे सचमुच बहुत बड़ी भूल हुई। लेकिन महाराज, हमने जो कुछ किया अपने माँ बाप की सीख पर किया। यदि हमारे माँ बाप हमारे ताऊ से ईर्ष्या न करते, उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की ताक में न रहते, तो शायद हम भी यह बुरी आदतें नहीं सीखते। इसमें सारा दोस्त हमारे माँ बाप का ही है। दंड उन्हें ही मिलना चाहिए। खामोश नीच। मुसीबत पड़ी तो अपने माँ बाप को ही आगे कर दिया।
सुनो शैतानो, सज़ा तुम्हें भी मिलेगी और तुम्हारे माता पिता को भी, लेकिन यह सज़ा मैं नहीं दूंगा उन्हें, लेकिन यह सज़ा मैं नहीं दूंगा उन्हें, बल्कि तुम्हारे कारण उन्हें अपने आप सज़ा मिल जाएगी। आखिर एक माँ बाप को अपनी औलाद से बिछुड़ने से अधिक क्या दुख हो सकता है। सैनिकों, ले जाओ इन 5 दुष्टों को और काल कोठरी में डाल दो। समा, महाराज समा, हम पर रहम कीजिए। 5 भाई खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन राजा का दिल जरा भी नहीं पसीजा और सैनिक उन्हें घसीटते हुए लेकर चल दिए। सचमुच सारा दोष हमारा ही है, हमारे कारण ही हमारी औलाद बिगड़ी है। ठीक कहते हो जी, न हम उन्हें बुरी बातें सिखाते, न वे बुरे रास्ते पर चलते। अब तो हमें बाकी की जिंदगी रो रो कर ही गुजारनी पड़ेगी। चलिए घर चलते हैं। राजा ने वचन के मुताबिक गोपाल को ढेर सारा धन दिया और उसे अपना निजी सलाहकार बना लिया। अब अपने घर जाओ गोपाल, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। कुछ दिन आराम करो, फिर अपना काम देखना। बहुत अच्छा महाराज। निजी सलाहकार का पद पाकर जब गोपाल शिवाली के साथ अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता अपने अपने सुंदर हो गए बेटे और पुत्र वधू को देखकर खुशी से झूम उठे। उसके बाद जब गोपाल ने सारी बात उन्हें बताई तो उसके माता पिता को अपने भतीजों के बारे में सुनकर गोपाल ने सारी बात उन्हें बताई तो उसके माता पिता को अपने भतीजों के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर उन्हें जिंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा और वे आनंदपूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे। वफादार शेरा को भी गोपाल कभी नहीं भूला था, वह हमेशा उसका ध्यान रखता था। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।